everyone. I hope you all are fit and fine. I welcome you all to the Insight SSB platform. I am Gurjeet and I teach on Insight SSB since past 1 year. And आज मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है आपके लिए एंड दैट चैलेंज इज कि क्या हम आपकी फिजिक्स का पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन 40 मिनट्स में करवा सकते हैं. इज इट पॉसिबल? सो द आंसर इज यस, दैट इज पॉसिबल. और ये पॉसिबल कैसे होगा? हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जहाँ पे एमसीक्यूज के थ्रू मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जहाँ से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. एज यू ऑल नो, इनसाइट एसएसबी बिलीव्स इन स्मार्ट स्टडी एंड यही फिलॉसफी के साथ इस सीरीज को हमने बनाया है जहाँ पे आपको लिमिटेड कंटेंट देके मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा. एंड इट इज़ माय गारंटी कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जो भी टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ. तो सिट टाइट, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. एक इम्पॉर्टेंट सीरीज आपके लिए आ रही है. इस सीरीज से आपको लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगा. तो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दो तरीके के मिरर होते हैं आपको पता है. कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है? इज इट वर्चुअल, इज इट रियल, एनलार्ज्ड और इन्वर्टेड? तो फटाफट से आपको आंसर देना है. मैं आपको पहले आंसर दिखाऊंगा, ठीक है. आई शो यू द आंसर, देन विल लुक इनटू द एक्सप्लेनेशन. दिस विल बी द लेआउट ऑफ आवर सेशन, ठीक है. मैं आंसर दिखाऊंगा, फिर हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे कि क्यों इसका आंसर ये है. सो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, ठीक है. कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है. वर्चुअल इमेज क्या होती है? देखो, सबसे पहली बात, ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. ये इसका क्या है? रे डायग्राम है. दिस इज द रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. इसमें जो ये मिरर होता है ये डाइवर्जेंट मिरर होता है, ठीक है. इसकी जो भी रे टकराती है इससे दूर चली जाती है, डिफ्लेक्ट होके वापस दूर चली जाती है, कन्वर्जेंट नहीं होता. तो ये जो आप डॉट डॉट वाली लाइंस देख रहे हैं ये वर्चुअल नेचर शो करता है किसी भी इमेज का. सो आप देख रहे हो, हमने ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे रखा तो इसकी बिहाइंड द मिरर एक डिमिनिश्ड इमेज बन रही है. यहाँ पे भी हाईली डिमिनिश्ड है, ये भी हाईली डिमिनिश्ड है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है. ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से. कैसे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट इन्फिनिटी, ठीक है. ये वाला है इन्फिनिटी. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. सो द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई? फोकस पे फॉर्म्ड हुई है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड हुई है, तभी हम इसको वर्चुअल कह रहे हैं, ठीक है. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? इट इज हाईली डिमिनिश्ड. व्हाट इज द नेचर? वर्चुअल एंड इरेक्ट. यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वर्चुअल एंड इरेक्ट. सेकेंड पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, हमने इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखी. दिस इज द सेकेंड पोजीशन. कहाँ बनी इमेज? पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर, अगेन वर्चुअल. डिमिनिश नेचर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो कॉन्केव मिरर है ये रियल बनाता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये वर्चुअल बनाता है, ठीक है. दिस इज द की पॉइंट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. ये की पॉइंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो एग्जाम में? ऑप्शन एलिमिनेशन यू कैन इजीली डू दैट. मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी? जब भी आप डेंटिस्ट पे विजिट करते हैं आपकी डेंटल कैविटीज को एनलार्ज करके डेंटिस्ट को देखना होता है, ठीक है. सो जो यहाँ पे इमेज हो रही है वो क्या हो रही है आपसे? एनलार्ज इमेज किस मिरर की हेल्प से होती है? इज इट कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, कॉन्केव और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्केव मिरर, ठीक है. कॉन्केव मिरर की हेल्प से हम इमेज को एनलार्ज करके देख सकते हैं. डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर इन देयर डेंटल ऑपरेचर. सो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें नोट आउट करनी है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ठीक है. हमें एग्जाम्पल्स नोट करने हैं मिरर के. कॉन्केव और कॉन्वेक्स के दोनों के एग्जाम्पल्स की डेली लाइफ में चीजें कहाँ यूज होती है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रोबेबिलिटी है कि पूछ भी सकता है. यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर दैट हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज रिसीव्ड इनवर्ड. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है. कॉन्केव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड.
सो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है हमारी डेली लाइफ में? रियर व्यू मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, many times asked in the exam also, used in magnification glass, जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें यूज होता है, सिक्योरिटी मिरर्स में यूज होता है, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन अ टेलीस्कोप ऑल्सो, द डेवलपमेंट ऑफ अ सनग्लास लेंस यूज्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? सोलर फर्नेस, हेडलाइट्स, देखो कंफ्यूज मत होना हेडलाइट्स एंड रियर व्यू मिरर में। कभी कभी हम क्या करते हैं, कार का देखा और पूछा क्या है वो नहीं पूछते, गलत टिक कर देते हैं आंसर। सो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। हेडलाइट्स पूछेगा तो कॉन्केव मिरर आएगा, रियर व्यू मिरर पूछेगा तो कॉन्वेक्स मिरर आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, शेविंग मिरर्स, हेड मिरर्स, ऑप्थेल्मोस्कोप, डेंटल मिरर्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, एंड सैटेलाइट डिशेस। सो दीज आर द वेरी कॉमन एग्जांपल्स जो कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। The image formed by concave mirror is real inverted and of the same size of that object. The position of the object should be. Now question has asked you कि मेरे को ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है ताकि मुझे क्या क्या मिले। इन्होंने एंड रिजल्ट दे दिया। द एंड रिजल्ट इज रिटन, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो क्या है एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट है हमारे पास रियल है इमेज, इमेज इन्वर्टेड बनी है एंड ऑफ द सेम साइज, दिस इज द क्लू, and of the same size is the clue. So your answer should be at center of curvature. जब हम C के ऊपर रखेंगे तो हमें same size of the object image मिलेगी and the nature will be real inverted and of the same size. अब ये ऐसा क्यों हुआ इसकी explanation देखते हैं. So this is the concave mirror ray diagrams. ठीक है, आपको ये ray diagrams concave mirror एंड लेंस के, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस दोनों के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। यहाँ से पिछले कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। सो नाउ आपको किस तरीके से इसका क्लू, एक बहुत छोटा सा मैं आपको क्लू देता हूँ। हम इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को रखना शुरू करते हैं, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर इसको मिरर के प्लेन के ऊपर रखना स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्फिनिटी पे रखा, देन आप सी के पीछे रखिए, देन सी के ऊपर रखिए ऑब्जेक्ट को, फिर C एंड F के बीच में रखा, फिर F के ऊपर रखा, फिर फोकल एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ऑब्जेक्ट को आपको रखना है। दो रेज जाती हैं कॉन्केव मिरर के केस में, एक रे जाएगी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और एक जाती है फोकस से होके। देखिए आप, एक ये है पैरेलल एंड ये वाली जो है वो फोकस और C से होके जाएगी। सो जब मैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखता हूं, सो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बनेगी एट फोकस एंड इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड। जब मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया और C के पीछे रखा, सो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी? बिटवीन C एंड F, ऑल्सो डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब आपको कैसे पता ये रियल एंड इन्वर्टेड है? जो भी चीज़ें बिहाइंड द मिरर बनती हैं वो वर्चुअल होती हैं, जो फ्रंट ऑफ मिरर बनती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं। एंड वर्चुअल इमेजेस को आपको करने के लिए डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, दिस डॉटेड लाइन शोज द नेचर ऑफ इमेज एज वर्चुअल। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा C के ऊपर, तो यहां देखो जब C के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी इमेज भी C के ऊपर बनी एंड दिस इज ऑफ द सेम साइज, ये है सेम साइज की। सो द आंसर शुड बी एट C। जब मैं ऑब्जेक्ट को C एंड F के बीच में रखता हूं तो इमेज बनती है बिहाइंड C एंड इमेज का साइज यहां पे अब एनलार्ज्ड है, ठीक है, इमेज का साइज इज एनलार्ज्ड। जब मैं F पे रखता हूं इमेज को तब मेरी ऑब्जेक्ट बनता है एट इंफिनिटी, ऑल्सो एनलार्ज्ड। एंड जब मैं F एंड P के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं, सो इमेज बनती है एनलार्ज्ड एज वेल एज वर्चुअल। तो दिस इज द नेचर ऑफ कॉन्केव मिरर रे डायग्राम्स। कैसे प्रैक्टिस करना है आपको मैंने बता दिया, इन्फिनिटी पे प्लेस करिए, इन्फिनिटी से आगे आगे इसको प्लेस करते हुए जाइए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, यहां से भी आप देख सकते हो। जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया, position is at focus, highly diminished, real and inverted. Beyond C, between F and C, diminished. At center of curvature, at C of the same size. Between C and F is beyond C, enlarged, and at focus, infinity, highly enlarged. पर नेचर यहाँ पे क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। सो हमने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के रे डायग्राम्स देखे, एग्जाम्पल्स देखे एंड उसके हमने नेचर ऑफ इमेज देखा, real and inverted as well as virtual and erect. Moving ahead,
द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज, पहली बात आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि किसकी फोकल लेंथ पूछी जा रही है, मिरर की पूछ रहा है या फिर लेंस की पूछ रहा है। ठीक है, इस केस में लेंस की पूछ रहा है, सो कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं गलत आंसर मार्क कर दो। आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, सो द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, लेंस की जो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। अब फोकल लेंस के लिए मैं आपको बताता हूं, इससे पहले हम थोड़े से इसके रे डायग्राम्स भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहां से आ सकता है, तो एक बार इसकी होलिस्टिक अप्रोच क्या रहेगी देखो। ये जो आप ये वाला लेंस देख रहे हैं जो जिसके नैरो एजेस हैं एंड बल्ज है बिटवीन में, ये है कॉन्वेक्स लेंस। एंड ये जो आप देख रहे हो जिसकी एजेस जो हैं वो बल्ज हैं, ये है कॉन्केव लेंस। सो एक चीज आप यहां पे ध्यान पे रखिए, जो कॉन्वेक्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, कॉन्केव मिरर and convex lens behaves comparatively same way, and convex mirror and concave lens they behave the same way। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों ही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, ये दोनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाते हैं। इन दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इन दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्लू है जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। नाउ मूविंग अहेड विद द रे डायग्राम्स। जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया, सेम आपको यहाँ पे चीज अप्लाई करनी है। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को रखिए, यहाँ पे दो फोकस होते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, एक होता है 2f1, एक होता है f1। आप कैसे रखो, पहले इन्फिनिटी पे रखिए, फिर 2f1 के बिहाइंड, देन एट 2f1, देन बिटवीन f1 एंड 2f1, फिर f1 के ऊपर रखिए, देन ओरिजिन एंड f1 के बीच में रखिए। इस तरीके से आप रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये f2 पे इमेज बनाता है हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज आप देखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर का जनरली सेम ही आपको देखने को मिलेगा। जब मैं बिहाइंड 2f1 रख रहा हूं तो ये बिटवीन f2 एंड 2f1 बन रहा है डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। जब 2f1 के बीच में रख रहे हैं, 2f1 पे रख रहा हूं तो 2f2 पे बन रही है। वहां पे ध्यान करो, C पे रख रहे थे तो C पे बन रही थी सेम साइज, यहाँ पे भी सेम साइज। When the object is placed at 2f1 and 2 between f1, तो ये बनता है beyond 2f2 and enlarged image बनती है। जब आप ऑब्जेक्ट को f1 के ऊपर रखोगे तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। याद करो मिरर में भी सेम केस था। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनेगी बिहाइंड 2f1 और वर्चुअल नेचर इसका होता है। सो द लेंस और रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस इज एब्सोल्युटली सेम, बस यहाँ पे 2f1 होता है और वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें बस एक डिफरेंस और क्या है, वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम देखिए, कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में एक सिमिलैरिटी क्या है, दोनों वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं। सो यहाँ पे भी आप देखो, जब f2 और f1 के बीच में रखा, सो इमेज क्या बनी, वर्चुअल। जब मैंने इंफिनिटी पे रखा तो इमेज f1 पे बनी, अगेन वर्चुअल। टेबल में भी आप इसको देख सकते हैं। सो दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इंफिनिटी से रखना शुरू किया था, देखो इंफिनिटी से रखना शुरू करो और O और F के बीच तक आ जाओ, आपको सारे रे डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगे। इंफिनिटी पे रखा तो f2 पे बनी रियल इन्वर्टेड, ये सबके लिए सेम है, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड। बियॉन्ड 2f1, 2f2 एंड f2, बिटवीन 2f1 एंड f1, बियॉन्ड 2f2, एट f1 इंफिनिटी, एट 2f1, एट 2f2 सेम साइज, ये इंपॉर्टेंट है। बिटवीन f1 एंड O on the other side, virtual and erect and highly enlarged। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस, इंफिनिटी पे रखोगे तो f1 पे बनेगा, बियॉन्ड इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर इट विल बी f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस सेम तरीके से बिहेव करते हैं, दोनों रियल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस सेम बिहेव करते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी,
और फोकल लेंथ दोनों की ही नेगेटिव होती है। बस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। दिस इज अ चार्ट, दिस इज अ साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको सारी चीजें कंसोलिडेटेड वे में मिल जाएंगी। कैसे? देखो, जब एफ फोकल लेंथ है, यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, कॉनकेव मिरर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, तो देखो दोनों सेम बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर नेगेटिव, कॉनकेव लेंस नेगेटिव। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब इसी से ही रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड एक चीज जो आपके एग्जाम में और पूछी जाती है, वो है आपके ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स। ठीक है, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। 3 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं हमारे। एक होता है मायोपिया, सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया, एंड थर्ड इज प्रेसबायोपिया। ये 3 तरीके के आई डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो मायोपिया जो होता है, इसमें क्या होता है, आपको ये नियर साइटेडनेस भी इसको कहा जाता है। आई एम राइटिंग एट NS, नियर साइटेडनेस कहा जाता है। पास की चीज क्लियरली दिखती है, दूर की नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कहा जाता है, दूर की चीज अच्छी से दिखती है, पास की चीज नहीं दिखती। एंड प्रेसबायोपिया इज अ कंडीशन ऑफ बोथ नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेड, ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। ठीक है, सो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा हम यूज करते हैं, इसकी करेक्शन के लिए ये किस तरीके का लेंस है, देखो ये लेंस की शेप हमने अभी देखी, इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी आई का लेंस है, इस लेंस से कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारी आई का नेचुरल जो लेंस होता है उसकी शेप कॉन्वेक्स लेंस जैसी होती है। आपको अगर मायोपिया का डिफेक्ट ठीक करना है, यू हैव टू यूज कॉनकेव लेंस। नाउ इफ यू हैव टू, अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, अगर आपको फार साइटेडनेस है, तो आपको कौन सा लेंस हेल्प करेगा, आपको कॉन्वेक्स लेंस ही हेल्प कर सकता है। ठीक है, फॉर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई यू हैव टू यूज अ कॉन्वेक्स लेंस। एंड इफ यू वांट टू करेक्ट योर प्रेसबायोपिक विजन, अगर आपकी प्रेसबायोपिक विजन है, तो उसके लिए आपको बाईफोकल लेंथ यूज करना होता है। बाईफोकल का मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव लेंस, इन दोनों का एक चश्मा बनता है। उसकी शेप कुछ आपने ऐसी देखी होगी, एक कर्व होता है, दिस इज अ बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, ह्यूमन आई एंड ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स, ये हमने इसमें ही कर लिया। आपसे क्या पूछा जाएगा इसमें, आपसे इसका डिफेक्ट पूछा जा सकता है। ऑल्सो प्लीज नोट, मायोपिया ना देके नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया ना देके फार साइटेडनेस भी इसको लिखा जा सकता है। सो उस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। एंड इसका करेक्टिव लेंस कॉनकेव फॉर मायोपिया, कॉन्वेक्स फॉर हाइपरमेट्रोपिया। नाउ मूविंग अहेड, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ इज अ रेनबो फॉर्म्ड, इज इट बाय रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग? सो द करेक्ट आंसर विल बी डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो फिनोमिना कंबाइन होके रेनबो की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे होता है ये देखो, ये सनलाइट है, सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स, ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर का पार्ट आप इसको समझिए। यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, रिफ्रैक्शन आपको पता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम होता है ना, एक व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में होता है, विबग्योर। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ, सो दिस इज डिस्पर्जन हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, डिस्पर्जन हुआ यहाँ पे, पहला फिनोमिना। दूसरा फिनोमिना ये हुआ, यहाँ पे ये व्हाइट लाइट बाउंस होती है, रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से, जैसे ये एक टीयर ड्रॉप है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, दिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर फिर बाहर जाएगी। सो एक फिनोमिना दूसरा जो यहाँ पे होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दीज टू फिनोमिना आर कंबाइंड इन द रेनबो फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है। सो आप खुद देख सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार होता है, इंटरनल, इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार होता है। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन में एक ही बार इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है, एक बार यहाँ पे एंट्री पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक एग्जिट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी में इसको गलत नहीं करना। सो
लाइट से और एग्जांपल्स क्या पूछे जा सकते हैं? देखो, लाइट से आपको रिफ्रैक्शन के, स्कैटरिंग के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, डिस्पर्जन के डेली एग्जांपल्स डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स डायरेक्टली पूछ सकता है, तो हम इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो रिफ्रैक्शन के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपने देखा होगा, इट इज अ फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन एक्चुअली इट इज। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई, कैमरा लेंसेज एंड ग्लासेस। रेनबो फॉर्मेशन जो है ये कई सारे फिनोमिना में कॉमन जाएगा, हमें इसको कैसे करना है? ऑप्शन देख के सॉल्व करना है। स्कैटरिंग के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? सम इफेक्ट्स ऑफ स्कैटरिंग इन एवरीडे लाइफ आर रेड कलर ऑफ द सन। ठीक है, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है उस टाइम आपको एटमॉस्फेयर में रेड कलर काफी प्रोमिनेंट दिखेगा। वाइट कलर ऑफ द स्काई एट नून, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द ओशियन, रेड कलर यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल। ठीक है, सो जो भी वेवलेंथ के ऊपर जो भी एग्जांपल्स हैं वो स्कैटरिंग से रिलेटेड होते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्टली भी काफी बार पूछे गए हैं सीडीएस में। इसके क्या क्या एग्जांपल्स है? रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, मिराज फॉर्मेशंस, आपने देखा होगा हमें मिराज, झलोका जिसको कहते हैं, जो डेजर्ट में लोगों को हो जाता है धोखा आंखों का। डायमंड की स्पार्कलिंग में आपको डायमंड इतना शाइनी क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है। ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, रेनबो फॉर्मेशन एंड एंडोस्कोपी। ठीक है, डिस्पर्जन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? रेनबो फॉर्मेशन अगेन, पेट्रोल पोर्ड ऑन वाटर विल शो डिफरेंट कलर्स, आपने देखा होगा जब ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल स्पिल के ऊपर जब वाटर ड्रॉपलेट्स होती है तो वहां पे भी थोड़ा थोड़ा रेनबो कलर हमें देखने को मिलता है। प्रिज्म स्प्लिट्स द लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। डिस्पर्जन ऑफ कलर्स इन सोप बबल्स, डिस्पर्जन ऑफ कलर्स ऑन सीडीज, आपने सीडी को उल्टा करके कभी देखा होगा। डिस्पर्जन कुड बी सीन फ्रॉम द प्लास्टिक स्केल्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यहाँ से आपको डेली इसको रिवीजन कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि स्कैटरिंग का एग्जांपल क्या है। जैसे अगर आपको रेड कलर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, उसका ऑप्शन स्कैटरिंग है, डिस्पर्जन है, सारे ऑप्शन में दे दिए, कंफ्यूज नहीं होना। स्कैटरिंग तब होता है जब आपको वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए रेड कलर ज्यादा दिखता है। डिस्पर्जन सिर्फ जो हमें मल्टी कलर दिखता है उससे रिलेटेड होता है। फिर भी इनके अच्छे से एक बार देख लेना। टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये देख लो, दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट गई एंड 7 अलग अलग कलर में हो गई, विब ग्योर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी कलर की होती है? वो रेड की होती है। ठीक है, एंड सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वो वायलेट कलर की होती है। एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इज इनवर्स। वेवलेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, रेड दूर तक ट्रेवल करती है रेड कलर, एंड वायलेट ट्रेवल्स लीस्ट। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ, ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट होगी। इन दिस केस जैसे वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है तो इसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट होगी। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट है, वेवलेंथ सबसे हाई होगी। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड आयरन बार व्हेन स्ट्रांगली हीटेड बिकम्स, जब आप एक मैग्नेट के बार को, एक आयरन बार को स्ट्रांगली हीट कर दोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर। जैसे अगर एक स्ट्रांग मैग्नेट बार है, इसको अगर आपने हीट अप कर दिया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। ठीक है, as the temperature increases at a certain point called the Curie temperature, again very important point, Curie temperature पे जब हम लेके जाते हैं मैग्नेट को, अब मैग्नेट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ कंप्लीटली। ये मैग्नेट जो पहले मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, क्यूरी टेम्परेचर पे आके ये अपनी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज आउट कर देगा। नॉट ओनली विल अ मटेरियल लूज इट्स मैग्नेटिज्म बट इट विल ऑल्सो नो लॉन्गर बी अट्रैक्टेड टू अदर मैग्नेट्स। जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा तो ये दूसरे मैग्नेट्स की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा। नाउ बार मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं तो बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड भी इनको कहा जाता है। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट ये रिवर्स फिनोमिना हो जाता है, साउथ टू नॉर्थ
हो जाता है, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट इज साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, दे मर्ज एट साउथ पोल, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स? मैग्नेट्स के यूजेस कहाँ होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में है, रेडियो स्टीरियो स्पीकर्स में होता है, ऑडियो वीडियो कैसेट्स, चिल्ड्रन टॉयज, हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है। सो जो मैग्नेट है ये हमारी डेली लाइफ का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस फिनोमिना में एप्लीकेबल होता है? योर आंसर वुड बी डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन होता है। सो हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, क्या इसमें डिफरेंशिएशन होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है हमें? दिस रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस रूल से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, मतलब किस वे में, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है। द सेंटर फिंगर मिडल फिंगर सिग्निफाइज द इलेक्ट्रिक करंट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये इंडिविजुअली भी पूछ सकता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सेंटर फिंगर से क्या पता चलता है, मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड रूल में द थंब शोज द मोशन, द इंडेक्स फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ठीक है। ये सब डीसी मोटर्स जो मैंने आपको बताया इसमें इसका एग्जांपल रहेगा। राइट हैंड रूल, दिस रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। डिफरेंस देखो, सबसे मेजर डिफरेंस है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। सेंटर फिंगर मिडल फिंगर सिग्निफाइज द इंड्यूस्ड और जनरेटेड करंट, यहाँ पे भी देख लीजिए। द थंब इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, द इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसकी यूज होता है। अब ये क्या है? दिस इज द राइट हैंड रूल मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू, ठीक है। आपने सुना होगा मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू राइट हैंड रूल, ठीक है। इसमें ये जो ऊपर जो डायरेक्शन जा रही है, दिस डायरेक्शन शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द अपवर्ड नेचर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो इसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ होगा, जो फील्ड बनेगी, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनकी एप्लीकेशन, इनका नेचर एग्जाम में पूछ सकता है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस का इक्वेशन R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ वायर अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। R is for resistance, P is for resistivity, this L is length of wire and A is area of cross section। तो यहाँ से आप रिलेशन जरूर फाइंड आउट कीजिए कि रेजिस्टेंस का लेंथ ऑफ वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है एंड रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेंसिटी। अब रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द metallic wire depends upon the number of density of free electrons in the conductor which is a nature of material। पहला nature of material पे डिपेंड करती है। second it also depends on the temperature of conductor and third it also depends upon the nature of material, ठीक है। number of electrons, nature of material and the temperature of conductor पे resistivity डिपेंड करती है। The number of compressions or rarefactions per unit time gives। ये साउंड का क्वेश्चन है कि साउंड में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन से दूसरे रेयरफैक्शन तक आप गए, दिस फिनोमिना इज नोन एज पिच। इससे हमें क्या फाइंड आउट होता है? इससे हम पिच का आइडिया लगा सकते हैं। सो साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं।
वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस दैट वन वेव ट्रेवल्स बिफोर इट रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच में, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द साइज ऑफ द वेव, मतलब ये वेव अगर इतनी ऊपर है तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगी, और अगर ये वेव छोटी है तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा। फ्रीक्वेंसी इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्रेशन टू अदर कंप्रेशन, ठीक है? एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक, मतलब एक कंप्रेशन रेयरफैक्शन दूसरा कंप्रेशन, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें कितना टाइम लगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्स, इसकी एसआई यूनिट। एंड वेलोसिटी, द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस मीटर पर सेकंड दैट अ वेव ट्रेवल्स इन 1 सेकंड। एक साउंड वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज वेलोसिटी। अब आपको पता है कि साउंड भी दो तरीके की होती है, एक होती है अल्ट्रासाउंड, एक होती है इंफ्रासाउंड, और एक होती है ह्यूमन हियरिंग। सो ह्यूमन हियरिंग इज बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। 20 हर्ट्स से नीचे इंफ्रासाउंड होता है, 20,000 हर्ट्स के ऊपर अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? मेटल के अंदर क्रैक डिटेक्ट करना है, उसमें यूज होता है। ईसीजी में यूज होता है, इकोकार्डियोग्राफी में यूज होता है। इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजिंग स्कैनिंग में कुछ डिफेक्ट है उसके लिए यूज होता है। एंड सोनार सिस्टम में होता है। सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इंफ्रासाउंड के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? वॉल्केनिक इरप्शंस को डिटेक्ट किया जाता है, सीज्मोग्राफी में यूज होता है, ठीक है? लीकेज, पाइपलाइंस में लीकेज है, सीज्मोग्राफी। एंड रॉक्स एंड पेट्रोलियम की सोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए इंफ्रासाउंड यूज होता है। नाउ कभी कभी हमें वेव्स लेंथ को अरेंज करने के लिए भी कहा जाता है, ठीक है? कि रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, इन सबको अरेंज कीजिए। सो दिस इज द ऑर्डर। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ यहाँ पे भी इनवर्सली काम करते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी वेवलेंथ लीस्ट होगी। सो दिस इज द ऑर्डर। सबसे पहले आएगा रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका उल्टा करोगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। फिर इंफ्रारेड, देन विजिबल लाइट, देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रे एंड देन गामा रे। तो मैं कह सकता हूं कि गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो इसकी वेवलेंथ सबसे लोएस्ट होगी। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट है और वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होगी। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? रेडियो वेव्स का यूज ब्रॉडकास्टिंग में हो रहा है, कम्युनिकेशंस। माइक्रोवेव्स का कुकिंग में, कम्युनिकेशंस में। इंफ्रारेड का थर्मल इमेजिंग, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस, ऑप्टिकल फाइबर, सिक्योरिटी सिस्टम्स। विजिबल लाइट, विजन, फोटोग्राफी, इल्यूमिनेशन। अल्ट्रावायलेट, सिक्योरिटी, फ्लोरेसेंट लैम्प्स, डिटेक्टिंग फॉर्ज्ड बैंक नोट्स, डिसइंफेक्टिंग वाटर। एक्सरेज का इंटरनल ऑर्गन्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी। गामा रेज का स्टरलाइजिंग फूड एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ कैंसर। सो इनके यूजेस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। Which of the following term is responsible for the distance between two successive compressions of a sound wave? तो ये मिलता जुलता ही है। मैंने आपको भी बताया कि दो सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच का मतलब, ये एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। सो साउंड से आपको चीजें जो ध्यान में रखनी है, साउंड के कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। In a uniform circular motion, what happens? What remains constant? What remains changes? Uniform circular motion में क्या constant और क्या change होता है? So the answer will be speed remains constant. ठीक है? Velocity constant नहीं होती, ठीक है? Displacement constant नहीं होता. Speed remains constant. कैसे? देख लीजिए. This is a diagram of uniform circular motion. आप यहां से देख सकते हो, direction of motion is along the circle. Velocity and acceleration is perpendicular to each other. Velocity and acceleration is perpendicular to each other and acceleration का जो direction है वो towards the center इसमें देखा जाता है. The motion of a body moving with constant speed along a circular path is called uniform circular motion. Basically आपसे इसकी definition ही पूछी गई थी. The direction of the object changes continuously, direction continuously change होती है, इसकी वजह से velocity भी चेंज होती है. The velocity depends on the direction, that is why it is a vector quantity. The acceleration is changing along the direction of tangent. Acceleration भी इसमें चेंज होता है, बस एक स्पीड ही कांस्टेंट रहती है, ठीक है? This is important. अब कहाँ कहाँ यूज होता है ये मोशन? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स
का पाथ सेट करने के लिए, ऑर्बिट सेट करने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, द मोशन ऑफ ब्लेड्स एंड विंड मिल, द टिप ऑफ सेकंड्स हैंड इन अ वॉच। The force of gravitation between two bodies in the universe does not depends upon. The gravitation does not depends upon the distance, the sum of their masses, the gravitational constant, or the product of their masses. So the answer will be the sum of their masses. ठीक है, ग्रेविटेशन का रिलेशन मास के सम पे नहीं होता। मतलब अगर आपका और मेरा मास का सम कर दें तो हमारी सेम वेलोसिटी ग्रेविटी होगी, किसी की अलग, ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे? If you look at this formula, is this Fg is the force, this G is the gravitation, m1 and m2 are the masses of object, इनका प्रोडक्ट होता है ना कि इनका सम, एंड r square is the distance between the centers। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको क्या है, रिलेशन के क्वेश्चंस पूछ सकता है। इनवर्स रिलेशन देखो, फोर्स का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन, फोर्स का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन। ऐसे ही ग्रेविटी का मास के साथ डायरेक्ट एंड डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। देखो, इफेक्ट ऑफ मास ऑन ग्रेविटी, ये आप देख सकते हो। अगर आप m है, m ये 2f हो जाता है, 4f हो जाएगा, ठीक है, एंड ये 3f हो जाएगा। जैसे जैसे अगर आप मास बढ़ाते जाओगे, ग्रेविटेशनल पुल भी इसके ऊपर असर पड़ रहा है। एंड डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, व्हेन डिस्टेंस सेम है तो f भी सेम है। जब डिस्टेंस डबल हुआ तो ये 1/4 हो जाएगा, और जब डिस्टेंस हाफ हुआ तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, जब डिस्टेंस ट्वाइस होगा तो ये f हो जाएगा। तो डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन, मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन इसका होता है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपकी फिजिक्स में जहां से आपको न्यूमेरिकल्स या फिर रिलेशंस पूछ सकता है। तो मैं फॉर्मूलाज आपको एट अ ग्लैंस थोड़े से बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला आपको जो ध्यान में रखना है वो काइनेटिक एनर्जी का रखना है, विच इज ke is equals to half mv square. This is the formula, the first formula you have to remember. इसका एक रिलेशन मोमेंटम के साथ भी होता है। मोमेंटम के साथ इसका क्या फॉर्मूला बनता है, k is equals to p square by 2m। सो यहां से भी आपको रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है एंड इसके मास के साथ क्या रिलेशन है। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Pe is equals to mgh। m is mass, g is gravitation, h is height। इन तीनों के साथ ही इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। These are the examples of kinetic as well as potential energy। और एक जो सबसे ज्यादा एग्जाम में जहां से न्यूमेरिकल आता है या आपको रिलेशंस पूछ सकता है वो है ये ओम्स लॉ। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। 3-4 फॉर्मूले के रिलेशंस है। देखो, अगर मुझे वॉट के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए तो P इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर भी एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर भी फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई इज ऑल्सो फॉर्मूला। तो वॉट की फॉर्मूले के फॉर्म में 3 फॉर्मूला है। मुझे अगर एम्पियर के फॉर्मेट में चाहिए तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आर, I इज इक्वल्स टू P अपॉन में V एंड I इज इक्वल्स टू रूट P बाय आर। ठीक है, इस फॉर्मूले को ही जनरली ऐसे लिखा है, बट इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ आई वांट इन वोल्ट के फॉर्मेट में फॉर्मूला तो इन तीनों में आप लिख सकते हैं। अगर मुझे ओम के रेजिस्टेंस के उसमें चाहिए, अगर रेजिस्टेंस के उसमें फॉर्मूला चाहिए तो कैसे लिख सकता हूं, R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P, R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I एंड R इज इक्वल्स टू P अपॉन में I स्क्वायर। तो यहीं से आपको जो भी रिलेशन है, इसके बाहर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं पूछता। फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल बेस्ड है, इनमें से ही कोई फॉर्मूला लगेगा। अगर इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिए तब भी इसमें से ही लगता है। तो विद दिस गाइस वी हैव कंक्लूडेड आवर टॉपिक फॉर फिजिक्स एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्लास में। आपको बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें और काफ़ी इफेक्टिव लगा होगा, जिससे कि आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं इस टॉपिक में। तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन कि आपको क्लास कैसी लगी एंड डू लाइक द वीडियो and share the video with your friends who are also appearing for the same upcoming CDS and NDA exams। हम सब वेट कर रहे हैं to see your name in the list। Thank you।